हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। तो हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होता है। An exceptional child is one who deviates from the normal child in mentally, physical, emotional, and social characteristics to an extent that he requires special educational services. He may far above or extremely below from the average. एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस वो होते हैं जो कि नॉर्मल चाइल्ड से डिफरेंट होते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या सोशली हो। ठीक है। और हमने जो इससे पहले हमने बेल डायग्राम देखा था ऐसे। तो बेल डायग्राम क्या था, यहाँ पर हमारे जो लाई करते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट लाई करते हैं और इधर हमारे जो होते हैं वो अबव एवरेज, जो हमारी IQ वाले बच्चे होते हैं वो अबव IQ वाले आते हैं और इधर हमारे बिलो IQ वाले बच्चे आते हैं। ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा ही होशियार होते हैं, लिखा है ना, ही में फार अबव और एक्सट्रीमली बिलो, या तो ये बहुत ज़्यादा अबव होते हैं इंटेलिजेंस में और या फिर ये एक्सट्रीमली बिलो या फिर बहुत ज़्यादा ही कम होता है इनका जो IQ होता है। ठीक है। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करेंगे, किसी भी एक्सेप्शनल चाइल्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उसके जो तरीके हैं वो है ग्रुप टेस्ट। आप ग्रुप टेस्ट करा सकते हैं बच्चों को ये आइडेंटिफाई करने के लिए, बच्चों को कि कौन एक्सेप्शनल है कौन नहीं है। ग्रुप टेस्ट कराइए। सेकंड है अचीवमेंट टेस्ट, आप अचीवमेंट टेस्ट करा सकते हैं। थर्ड है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, आप इंडिविजुअल भी उसका इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं। तो ये बात हुई एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में। अब हम इसको आगे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, टाइप्स क्या क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज बैकवर्ड चिल्ड्रन, सेकेंड इज मेंटली रिटार्डेड, थर्ड इज गिफ्टेड चिल्ड्रन, फोर्थ इज डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट्स को डेलिक्वेंसी भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं। ठीक है। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, इनको स्लो लर्नर भी बोला जाता है। स्लो लर्नर भी इनको कहा जाता है। तो पिछड़ा हुआ बालक वो होता है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु के स्तर से एक कक्षा नीचे का कार्य करने में समर्थ हो। मतलब अगर वो बच्चा 5th क्लास में है और अगर वो 4th के अगर काम कर पा रहा है, 5th के नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो क्या है, वो बैकवर्ड चिल्ड्रन है। ठीक है। यानी कि वो बहुत पीछे रह गया है, सामान्य बच्चों से बहुत अधिक पीछे रह गया है। ठीक है। तो पिछड़े बालकों को शैक्षणिक उपलब्धि या शिक्षा अंक के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक थे बर्ट के अनुसार ऐसे बालक जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है, यानी कि EQ, एजुकेशनल क्वेश्चन जो उनका होता है वो 85 से कम होता है, ठीक है, वे पिछड़े बालक होते हैं। अब EQ कैसे हम निकालेंगे, EQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EQ का फॉर्मूला देख लेते हैं। EQ इज इक्वल टू EA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। इधर 100 लिखेंगे। ठीक है, फिर से लिख के दिखाती हूँ। EA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। EA क्या है हमारा, एजुकेशनल क्वोशिएंट, यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि। जो हमारा EQ में निकालना है वो होता है EQ, यानी कि एजुकेशनल क्वोशिएंट, शैक्षणिक उपलब्धि। और अगर हम बात करें EA की तो वो है हमारा एजुकेशनल एज, कि उसकी एज क्या है, एजुकेशनल एज। ठीक है, शैक्षणिक आयु क्या है। और उसके बाद अगर हम बात करें CA की तो ये होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो वास्तविक आयु होती है बच्चे की। और मल्टीप्लाई से आपको 100, मल्टीप्लाई जो आपको है वो 100 से करना होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें, जैसे कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, वो है हमारी 10 है। सपोज हम मान लेते हैं कि उसकी जो CA है तो CA इज इक्वल कितनी है, 10। ठीक है। अब इसके अलावा उसकी जो गणित में मानसिक आयु है, यानी कि मैथ्स में जो उसकी मेंटल एज है वो है उसकी 8। ठीक है। अभी हम EA निकाल रहे हैं उसका। और अन्य जो स्टडी है उसमें उसकी जो मेंटल एज है वो है 6। तो हम इनका पहले एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कितना आएगा, 14/2 इज इक्वल टू 7। तो 7 हमारी क्या आई है, ये है हमारा EA, एजुकेशनल
एजुकेशनल एज। तो अब हम लगाएंगे ये हमारा कितना आया, तो ये हमारा आया था 7 अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज हमारी कितनी थी CA, ये थी हमारी 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 70। तो उसकी जो हमारी शिक्षा लब्धि यानी कि उसका जो EQ आएगा, एजुकेशनल क्वोशिएंट, वो कितना आएगा, वो आएगा 70। समझ आया ना, इस तरह से निकालते हैं। तो जैसे कि कम बुद्धि लब्धि हो गई, ठीक है, तो और वातावरण का प्रभाव हो गया, ये सब चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं बच्चे के ऊपर, जिससे वो क्या बन जाता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन बन जाता है। अब इनकी जो है विशेषताएं अगर हम देखें तो वैसे तो क्या होंगी इनकी विशेषताएं, वो देख लेते हैं। किसी भी समस्या में उलझ कर रह जाते हैं ऐसे बच्चे, मतलब किसी भी एक जो प्रॉब्लम होती है उसमें कई बार उलझ कर रह जाते हैं ये, जिसकी वजह से ये नहीं समझ पाते बात को। ये बालक जो हैं वो साधारण सी जो बातें होती हैं या नियम होते हैं उनको भी समझने की इनमें क्षमता नहीं होती है, और अपेक्षित महसूस करने पर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अपेक्षित मतलब कि कोई भी काम अगर ये ठीक से ना करें और अगर आप कुछ कह दो तो ये बहुत ही ज़्यादा हीन भावना इनके अंदर आ जाती है। ये वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते, मतलब एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का जो कॉजेज़ हैं, जो इनके कारण हैं, वो कारण क्या है, उन कारणों को देख लेते हैं। तो इनके जो कारण हैं वो है, फर्स्ट है इनका फिजिकल कॉजेज़, यानी कि जो भी इनके शारीरिक कारण हैं, मेंटल कॉजेज़ जो इनके मानसिक कारण हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ जो वातावरण संबंधी जो इनके कारण हैं, सोशल एंड कल्चरल कॉजेज़ यानी कि जो इनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जो होते हैं वो। अब अगर हम बात करें फर्स्ट की, फिजिकल कॉजेज़ की, तो फिजिकल कॉजेज़ में क्या क्या आएगा, फिजिकल कॉजेज़ किस कारण से हो सकते हैं, जैसे कि डिफेक्ट्स इन सेंस ऑर्गन, अगर इनके सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है तो, और डिफेक्टिव स्पीच, अगर स्पीच में कोई डिफेक्ट है, ब्रेन इंजरी, अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई है, डिफेक्टिव वर्किंग ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हैं उनका ठीक से वर्क नहीं अगर हो पा रहा है बॉडी में, और वीक हेल्थ, तो ये सब इनके किस में आएंगे, फिजिकल कॉजेज़ में आएंगे, है ना। और अगर हम बात करें मेंटल कॉजेज़ की, तो मेंटल कॉजेज़ कोई ऐसे नहीं है, वो ये है कि हाँ मानसिक कारणों से बुद्धि की कमी है इनके मानसिक कारणों से, है ना, और अभिरुचि की कमी यानी कि रुचि नहीं है काम करने में, तो ये सब किसकी वजह से है, ये है मेंटल कॉजेज़ की वजह से। बर्ट ने कहा है कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का एकमात्र कारण हो सकती है, मतलब अगर आपकी कम बुद्धि है तो वही पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। और ये अगर हम नेक्स्ट अगर देखें इसका इन्वायरमेंटल कॉजेज़, तो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में क्या क्या आएगा, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा हमारा जो इफ़ेक्ट करता है वो होती है हमारी होम, हमारी फैमिली, स्कूल, तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम फैमिली की बात करें, घर और परिवार की बात करें, तो विकसित परिवार का जो वातावरण होता है वो बालक को पिछड़ेपन से पहले ही थाम लेता है, मतलब वो बालक पिछड़ जाए उससे पहले ही उनको थाम लेता है। घर के सभी सदस्य अगर शिक्षित हैं तो बालकों की समस्याओं को और आवश्यकताओं को भलीभांति समझ लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर घर की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पर बालक के जो पिछड़ेपन की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल की जो कंडीशंस होती हैं वो बालक के पिछड़ेपन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जैसे स्कूल में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब आप एक ही तरह से पढ़ाए जा रहे हैं, आपको तो हर स्टूडेंट को देखना पड़ेगा ना, जो स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसे तो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। स्कूल में अनुशासनहीनता, अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति, स्कूल में अनुपस्थित रहना, विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक की लापरवाही का प्रदर्शन, और ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये हमारे आती हैं स्कूल में, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आता है सोशल एंड कल्चरल कॉजेज़। तो ये क्या होते हैं, बालक घर या स्कूल में ही बंद होकर नहीं रहता है, बल्कि वो समाज में भी निकलता बैठता है, उनका हिस्सा बनता है समाज का। अतः जो उस पर सामाजिक प्रभाव होता है वो उसके विकास पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। परिवार के जो रीति रिवाज हैं बालक को विकसित करते हैं, ठीक है, लेकिन बालक के पिछड़ेपन में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं ये, क्योंकि वह समाज के किस वर्ग का सदस्य है ना, और समाज के किन वर्गों के साथ उसका संबंध है, ये सब चीज़ें बालक को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। सामाजिक संपर्कों की श्रेष्ठता बालक के विकास को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ अगर हम उदाहरण देखें
छोटे छोटे उद्योगों वाले जो माता पिता होते हैं, जैसे कि मतलब जिनका उद्योग बहुत छोटे छोटे होते हैं, बालकों की शिक्षा के महत्व को ना समझते हुए शिक्षा के लिए गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो माता पिता की इस अभिरुचि के परिणाम स्वरूप बालकों को स्कूली जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं है स्कूल है क्या, उसको वो चीज़ दिखाई नहीं गई है, उसे समझाया नहीं गया है कि मतलब इम्पोर्टेंस क्या है स्टडी की। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तब वो अपनी उस जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वह बालक कक्षा से भागने की फिक्र में रहता है कि हाँ मैं भाग जाऊँ, क्योंकि भाई पढ़ने में कभी रुचि दिखाई नहीं घर वालों ने भी। तो यही जो प्रवृत्ति होती है उसे अन्य बालकों की तुलना में पछाड़ देती है। यहाँ पर समाज का बहुत बड़ा रोल आता है। कई बार जो है फैमिली मेम्बर्स को अगर बाहर वाले अगर समझाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। तो आप किस समाज से बिलोंग करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस बात की भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरह के बालकों को जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन के साथ। इन्हें एक तो प्रॉब्लम आती है स्कूल से, ठीक है, इन्हें सोशल प्रॉब्लम हो जाती है और इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। ये अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, अपनी बातें किसी के सामने रख नहीं पाते, बस स्वयं ही उलझ कर रह जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब हमने इससे सेकेंड नंबर पर हमने जो देखा था वो था हमारा मेंटली रिटार्डेड। अब मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, वो कौन होते हैं, इन सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो मेंटली रिटार्डेड कुछ बालक जो होते हैं विशेष रूप से कम बुद्धि के होते हैं। वे मानसिक रूप से इतने उपसामान्य यानी कि सब नॉर्मल होते हैं कि कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशन को भी नहीं समझ पाते ठीक से। तो टर्मन बताते हैं कि 70 से भी कम बुद्धि लब्धि जिनकी होती है उनको विकलांग बालक कहते हैं। अब बुद्धि लब्धि हम कैसे निकालते थे, IQ कैसे निकालते थे, IQ निकालते थे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बार बार अगर हम इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे तो ये हमारे कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले इंटेलिजेंस वाली, उसमें पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए हम देखते हैं मेंटली रिटार्डेशन यानी कि टर्मन बताते हैं जो बुद्धि लब्धि है वो 70 से भी कम होता है। ऐसे बालकों को सीमित बुद्धि होने के कारण वे समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। वे इनकी ओर विशेष ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। इनके समायोजन के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि इनका ये जो मानसिक पिछड़ापन है वो है क्यों। यहाँ पर शारीरिक पिछड़ापन नहीं है, यहाँ पर है मानसिक पिछड़ापन, ठीक है। तो मानसिक रूप से पिछड़ेपन वाले जो बालक होते हैं वो बालक होते हैं जो किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग के कारण मंद बुद्धि होती है उनकी, ठीक है, किसी भी या तो शारीरिक रोग की वजह से या कोई मानसिक रोग की वजह से अपनी आयु के स्तर के जो कार्य होते हैं वो करने में असमर्थ होते हैं। इन दोष के कारण इनमें कई तरह की जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो पैदा हो जाता है इन बच्चों में, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का जो बुद्धि लब्धि है वो 70 से भी कम माना गया है, टर्मन ने ऐसा माना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनकी जो विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी ऐसे बच्चों की, तो ऐसे बच्चे निरंतर अस्वस्थ रहते हैं, है ना, कांस्टेंट इल हेल्थ होती है इनकी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, धीमी प्रतिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन करते हैं ये। और इसी तरह से इनमें जो ओरिजिनलिटी होती है उसकी भी कमी होती है ओरिजिनलिटी की। और प्रयोग की जो दोषपूर्ण आदतें यानी कि पुअर हैबिट्स होती हैं इनमें, ये सब रहता है इनका। अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं, कारण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने देख तो लिया ये मेंटली रिटार्डेशन है इस बच्चे को, लेकिन है क्यों ये भी तो जानना ज़रूरी है। इसका जो फर्स्ट है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मेंटली रिटार्डेशन में, क्योंकि होता क्या है जब माँ एक बच्चे को अपने अंदर कंसीव करती है, एक बेबी को, तो हेरिडिटी की वजह से उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यह विचार सदा ही बना हुआ है कि मानसिक पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है वो वंशानुक्रम ही है। इस पिछड़ेपन का मुख्य बालक उनके माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन से मिलता है। अगर आपके जो माता पिता हैं वो अगर पिछड़ेपन से और ग्रसित हैं तो वो आपको भी मिलेगा। वृद्धिहीनता पूर्वजों में भी होती है, वृद्धिहीनता, ठीक है, बुद्धिहीनता जो होती है वो पूर्वजों में भी होती है। इसका हस्तांतरण फिर बच्चों में हो जाता है और इसका कारण गुणसूत्रों का दोष होता है। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी वजह से ये हमारे अंदर भी आ जाता है। सेकंड अगर हम देखें तो वो है हमारा फिजियोलॉजिकल कॉजेज़। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या होते हैं,
मस्तिष्क में कमी आ जाने के कारण मानसिक दोष आ जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को बुखार के कारण घाव लगना भी शारीरिक कारकों में शामिल होता है। मतलब कि मस्तिष्क जो हमारे होता है उसकी कोशिकाओं में फीवर हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, शारीरिक कारक उत्पन्न हो जाते हैं। कई और बीमारियां हो जाती हैं इससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में। अच्छा, गर्भावस्था के दौरान माँ की अगर उप सामान्य स्थिति है, अगर सब नॉर्मल कंडीशन है, तो जन्म के समय कोई दुर्घटना होना, शैशव काल में सिर पर चोट लगना, असंतुलित भोजन या कम भोजन, ये इन सब से भी क्या होता है, मंद बुद्धि इनसे हो जाती है। अच्छा, इमोशनल कॉजेज़ की अगर बात करें तो मानसिक पिछड़ापन का जो शैक्षणिक उपलब्धि है ना, जो हमने अभी देखी थी EQ, एजुकेशनल क्वोशिएंट जो है, उसका पक्ष गहरे संवेगात्मक कारकों के कारण होता है। संवेगों पर जो नियंत्रण ना कर पाने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बालक कहीं भी समायोजन नहीं कर पाता है। अब अगर हम सोशियोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो जो कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि मानसिक पिछड़ापन परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। उपरोक्त कारकों में से कोई भी कारक मानसिक पिछड़ापन या मंदबुद्धि को उत्पन्न करने के लिए क्रियाशील यानी एक्टिव हो सकता है। ऐसे बालकों का इलाज संभव नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार के पिछड़ेपन के प्रभाव स्थायी होते हैं। अब स्थायी होते हैं यानी कि इसे आप जो हमारा इसका इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शिक्षा के रूप में इन बालकों को उनके समायोजन के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छे से एजुकेशन ले पाए इसके लिए इनको इन्हीं की तरह से इनको क्या दिया जाता है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये थी हमारी मेंटल रिटार्डेशन की बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो हमारा ये था गिफ्टेड चिल्ड्रन और डेलिक्वेंट्स, इन दोनों को लेकर आएंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।